ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। आज हम लोग बात करेंगे कि तर्क संग्रह का अपना विषय वस्तु क्या है। और देखिए, जब मैं ये तर्क संग्रह की विषय वस्तु की बात कर रहा हूं, तो तर्क संग्रह की विषय वस्तु को सुनते सुनते आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय दर्शनों के बीच जो अंतर है, जो भेद है, वह तत्व मीमांसीय स्तर पर, अर्थात जगत को देखने के स्तर पर कैसे भेद होता है, यह हम देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप वो कोई में से कोई बोल दीजिएगा कि मेरा स्क्रीन जो है ये शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तो नहीं हो रहा है। मैं कर रहा हूं। हाँ, हो रहा है जी, देखिए, भारतीय दर्शनों का जो चरित्र है या भारतीय दर्शनों का जो अपनी शैली है, वो सबसे पहले यह कथन करता है कि मुझे क्या क्या बात करनी है, अपनी सीमा को तय करता है। इसी प्रकार हमारा जो तर्क संग्रह है, जिसे पाठ्य पुस्तक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह सबसे पहले मंगलाचरण के बाद जब देखेंगे आप, तो वो सबसे पहले 7 पदार्थों की गणना करता है। वो कहता है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाह, सप्त पदार्थ, ऐसा कहता है वो। सबसे पहले यह जानने की बात है कि तर्क संग्रह का विषय वस्तु क्या है। चंदन जी, कोई और कलर नहीं नहीं स्पष्ट हो रहा है ये? नहीं, एक्चुअली चंदन जी, ये जो कलर यूज कर ना, वो दिख नहीं रहा है अच्छे से, मतलब डार्क नहीं है। या तो हाँ, रेड कलर यूज कर सकते हैं आप, वो दिखेगा। अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है, दिख रहा है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाह, सप्तैव पदार्थाः। तर्क संग्रह का जो सबसे पहला लाइन है, सबसे पहली पंक्ति है, आप यही देखेंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः, सप्तैव पदार्थाः। आपको बताऊं कि संपूर्ण तर्क संग्रह
केवल इसी लाइन की व्याख्या है। अर्थात तर्क संग्रह की जो विषय वस्तु है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ही है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि तर्क संग्रह इसकी व्याख्या क्यों और कैसे करता है, और मैंने आपको इससे पहले वात्स्यायन मॉडल ऑफ इंक्वायरी, वात्स्यायन ने जो एक जगत को देखने की दृष्टिकोण प्रदान की है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। सबसे पहले यह जानना है कि न्याय दर्शन का, मैंने कहा था आपको सबसे पहले दिन कि दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है निश्रेयस की प्राप्ति। आप किसी भी दर्शन में को पढ़ें, वह कहता है कि दुखों से निवृत्ति ही उसका चरम लक्ष्य है। सांख्य पढ़ें, योग पढ़ें, न्याय, वैशेषिक, अद्वैत, सब यही कहता है दुखों से निवृत्ति ही चरम लक्ष्य है। दुखों से निवृत्ति कैसे होगी? तो मैंने बताया था आपको कि दुखों की निवृत्ति के लिए मुझे यह जानना पड़ेगा कि दुखों का मूल कारण क्या है, क्योंकि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर हम कार्य का नाश करना चाहते हैं तो मुझे कारण का नाश करना पड़ेगा। दुख जो है वो कार्य है, दुख कार्य है, और इस दुख का जो कारण है वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा तो कार्य के नाश होने से कारण के नाश होने से कार्य का नाश अपने आप हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करनी है मुझे, और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होनी है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि ज्ञान तो हो, आपके मन में प्रश्न होएगा ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान किसका? आपके मन में कोई प्रश्न आएगा, ज्ञान होना चाहिए क्योंकि मैं अपने जीवन में दुखों से निवृत्ति चाहता हूं। मैं अपने जीवन में दुखों से निवृत्ति चाहता हूं, और दुखों से निवृत्ति जो है मिथ्या ज्ञान के नाश से होगा। मिथ्या ज्ञान का नाश ज्ञान से हो, मिथ्या ज्ञान का नाश जो है ज्ञान से होगा। अब ज्ञान की बात आते ही आपके 4 प्रश्न खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला कि ज्ञान किसको हो, ज्ञान किसको होना चाहिए? ज्ञान जिसे होगा वो क्या कहलाएगा? जिसको ज्ञान होगा, जिसमें ज्ञान होगा, उसे हमने कहा प्रमाता। प्रमाता को ज्ञान होगा। ज्ञान के साधन क्या होंगे? कौन से साधन होंगे जिससे ज्ञान उत्पन्न होगा? साधन, ज्ञान के साधन जो है वो क्या कहलाएगा? प्रमाण। प्रमाण। अगर साधन ठीक होगा, अगर साधन ठीक होगा तो ज्ञान भी ठीक होगा। मिथ्या ज्ञान क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका साधन ठीक नहीं है। ज्ञान के लिए साधन, उचित साधन का होना बहुत आवश्यक है। अब है कि ज्ञान किसका होगा? भाई किस वस्तु का ज्ञान हो, किस विषय का ज्ञान होगा? जिस विषय का ज्ञान होगा वो कहलाएगा प्रमेय। और ज्ञान जब हो जाएगा तो क्या होगा? वो प्रमिति। तो यह 4 जो है, इसको हमारे सर कहते हैं, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर वीएन झा कहते हैं कि दिस इज द यूनिवर्सल मॉडल ऑफ इंक्वायरी। केवल न्याय शास्त्र में ही नहीं, आप किसी भी शास्त्र को जब पढ़ेंगे, न्याय हो, वेदांत हो, योग हो, सांख्य हो, किसी को पढ़ेंगे आप, तो वह सत्य के पास, सत्य तक पहुंचने के लिए इन 4 का उपयोग करता है। इन 4 के माध्यम से ही वह सत्य तक अर्थ तत्वम परिसमाप्यते, इन 4 के माध्यम से ही वह सत्य तक पहुंच पाएगा।
और अगर इन चार के माध्यम से जब वह सत्य तक पहुंच पाएगा, जब उसको ज्ञान होगा, तो मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, और मिथ्या ज्ञान का नाश होगा तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा, और दुख जब समाप्त होगा तो वह जो व्यक्ति है वह निश्रेयस को प्राप्त कर लेगा, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, जो जीवन का परम लक्ष्य है, इसको प्राप्त कर लेगा। अब देखिए, इसीलिए अब दो बात हम यहां से देखते हैं, यहां से दो बात हम समझ सकते हैं कि एक तो जगत है, एक जगत है। जगत एक मैं व्यक्ति हूं, मुझसे बाहर संपूर्ण जगत है। मैं आगे बात करूंगा, मैं भी जगत का हिस्सा हूं, मेरे अंदर भी एक जगत है, बाहर भी जगत है। अंदर के जगत को आंतर जगत बोलते हैं। मुझे दुख होता है, सुख होता है, ये भी एक एंटिटी है, आगे बात करूंगा। तो ये जगत जो है मुझसे बाहर है, अभी मैं इतना आगे बात करेंगे, जगत बाहर है। ये जगत बाहर जो है, मैं इसको अलग अलग साधनों से जानता हूं। मान लीजिए कि मेरे मेरे सामने ये मौस है, ये बाहर है, इसको मैंने प्रत्यक्ष के माध्यम से जाना, मैं देखा, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मैंने देखा ये मौस है। ये मौस तो बाहर है, लेकिन इस मौस का ज्ञान मुझे हुआ। अब दो बात है कि ये मौस जो है जगत है, इसका जब मुझे ज्ञान हो गया तो यह जो मौस है ये मेरे ज्ञान का विषय बन गया, सब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं इस जगत को जानता हूं, जगत के सारे पदार्थों को मैं जानता हूं, तो यह जगत जो है वो मेरे ज्ञान का विषय है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको लिखते चलिएगा अगर संभव हो तो। जगत मेरे ज्ञान का विषय है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है, ये जो बॉक्स है ये मेरा ज्ञान है। और ज्ञान का क्या है, कंटेंट क्या है, ये जगत। तो जगत मेरे ज्ञान का विषय है। तो हमने क्या देखा कि ज्ञान अलग है, इसका विषय अलग है। ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज ये है, मेरे ज्ञान का विषय ये है और ज्ञान ये है। ज्ञान मुझ में है, ज्ञान मुझे, मान लीजिए मुझे जब मौस का ज्ञान होता है, मुझे ज्ञान हुआ कि ये मौस है, मैंने अपने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से इस मौस को देखा, मुझे लगा कि ये मौस है, मुझे ज्ञान हुआ ये मौस है। मौस तो बाहर है और ज्ञान मेरे अंदर है। इसका मतलब ज्ञान जो मेरे अंदर, जो मुझे मौस का ज्ञान है, ये ज्ञान इस जगत से, इस मौस से भिन्न है। अर्थात नॉलेज नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान है, इसको एक मैक्सिम तैयार किया मैंने, जो ज्ञान है, जो ज्ञान नॉलेज है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज से डिफरेंट है। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान का विषय दो अलग अलग है। लेकिन लेकिन एक बात और है, ये जगत, ये ज्ञान, ये विषय और ये जगत अलग अलग तो है, लेकिन अगर ये जगत न हो तो मुझे इसका ज्ञान भी नहीं होगा। अगर जगत विद्यमान न हो, अगर ये जगत हो ही नहीं, तो ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। दो बात मैंने कही यहां कि जगत और जगत का ज्ञान, जगत का ज्ञान दोनों एक नहीं है, भिन्न है दोनों। दूसरी बात मैंने कहा, दूसरी बात मैंने ये बताई आपको कि जगत का जो ज्ञान है, जगत का जो ज्ञान है, जगत का ज्ञान किस पर डिपेंड करता है, जगत पर। अगर जगत न हो, अगर जगत विद्यमान न हो तो जगत का ज्ञान नहीं होगा। जगत होगा
तो जगत का ज्ञान होगा, जगत नहीं होगा तो जगत का ज्ञान नहीं होगा। ये मॉस है इसीलिए मुझे मॉस का ज्ञान हो रहा है, मॉस नहीं होगा तो मुझे मॉस का ज्ञान नहीं होगा। सिंपल सी बात है। और इससे अगली बात कि जब मुझे इस जगत का ज्ञान हो रहा है, इस जगत के ज्ञान से पूर्व ये जगत होना चाहिए। वर्ल्ड इज प्रायर, ये प्रायर है, ये पोस्ट है। ज्ञान बाद में आएगा, जगत पहले होगा। तो जगत को ज्ञान से पूर्व होना चाहिए। तीसरी बात, 3 बातें मैंने बताई। जगत मेरे ज्ञान के विषय से भिन्न है, और मेरे ज्ञान का विषय ये है, जगत इससे भिन्न है। ये पहले होना चाहिए, जगत पहले होना चाहिए, ज्ञान बाद में होगा। और उस तीसरी बात, एक बात मैंने कही, अगर ये जगत नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। इसके आगे भी देखिए आप, ये ज्ञान है और ये जगत है। इस ज्ञान के होने से जगत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वस्तु मान लीजिए है एक्स, ये वस्तु है एक्स, और आपने इसको जान लिया वाई। ये वस्तु है एक्स और आपने जान लिया वाई। ये है जगत और ये है ज्ञान। आपने एक्स को वाई के रूप में जाना, तो भाई आपके ज्ञान से इसकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको वाई जान लोगे तो भी एक्स ही रहेगा। आप इसको नहीं जानोगे, आप इसको नहीं जाने, आपको नॉलेज नहीं हुआ तो भी ये रहेगा। आप इसको एक्स के रूप में जान लोगे तो भी रहेगा। तो आप जगत के वस्तु को जानो, आप जानो, नहीं जानो, और कुछ और जानो, आप कुछ भी करो, इसकी सत्ता पे कोई, जगत की सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चौथी बात जो मैंने बताई आपको, मैं देखिए अभी जो बात कर रहा हूं ना, कि जगत और ज्ञान को लेके बात कर रहा हूं, सब आएगा आगे, अभी घबराना नहीं है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज होंगे, संस्कार दृढ़ हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए, मैंने कहा कि जगत ज्ञान से निरपेक्ष है। जगत अलग है, ज्ञान अलग है। जगत पहले होगा, उस जगत का ज्ञान बाद में होगा। मेरे ज्ञान से जगत पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जगत होगा तो ज्ञान होगा, जगत नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। कितना यथार्थवादी है। जैसा है तो ज्ञान होगा, नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। आदर्शवादी है, ये यथार्थवादी है, सॉरी यथार्थवादी है। आदर्शवादी प्रत्ययवादी ऐसा नहीं होता। प्रत्ययवादी कहता क्या है कि जगत की सत्ता तो मिथ्या है। जगत की सत्ता कैसी है? मिथ्या है। जगत मिथ्या है। आपको जो ज्ञान हो रहा है जगत का, ये भी मिथ्या है, ये भी अनित्य है। ये प्रत्ययवादी कहता है। लेकिन यथार्थवादी कहता है मुझे ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है अगर ये नहीं होता तो मुझे ज्ञान ही नहीं होता। अब इस पे आदर्शवादी कहता है कि भाई इस कमरे के बाहर तो बहुत कुछ है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। इसका मतलब क्या? वस्तु नहीं है, उस वस्तु की सत्ता नहीं है। तो इसका उत्तर न्यायिक देता है, भाई मैं, अगर मेरे वस्तु की सत्ता, कक्ष से बाहर बहुत कुछ है, मैं नहीं जानता हूं, कोई और जान रहा होगा, कोई और, उसके बाद कोई और जो वो नहीं जानता, कोई और जान रहा होगा। और अगर कोई भी नहीं जान रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा वस्तु की सत्ता पे? जानने से और न जानने से सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वस्तु जो बाहर है, जो जगत में है, उसको हम एक प्रोसेस से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अग्नि है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, अग्नि है। जब मैं रास्ते में जा रहा होता हूं, देखते कि आग जल रही है, या
क्या होता है कई बार कि मैं सामने देखता हूं कि अग्नि है तो मैं अग्नि को जान लेता हूं। कई बार क्या होता है मैं अग्नि को तो नहीं देखता, अग्नि किसी पर्वत पे है, धुआं, रास्ते से मैं जा रहा हूं, सामने मुझे बहुत धूम स्मोक दिखाई दे रही है। अब देखा तो हमने स्मोक को, लेकिन मैंने कहा अग्नि है। अब देखिए, एक जगह मैं अग्नि को, आग को डायरेक्ट देख रहा हूं, अपने आंखों से देख रहा हूं कि आग है, ये एक प्रक्रिया है। एक में क्या है कि मैं आग को नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं धुआं को, लेकर बोलता हूं आग है, लेकिन मैं जान तो आग को रहा हूं। एक जगह क्या हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा हूं, किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि वहां आग लग गई, मैं मानता हूं कि आग है। अब देखिए, हमें तीनों प्रक्रिया से ज्ञान हो रही है आग की, लेकिन तीनों प्रक्रिया अलग अलग है। एक जगह मैं खुद अपने आंख से आग को देख रहा हूं, एक जगह मैं देख रहा हूं धुआं को, लेकिन मैं आग का मुझे ज्ञान हो रहा है। एक जगह मैं सुन रहा हूं शब्द को, लेकिन मुझे आग का ज्ञान हो रहा है। तो मैं एक सत्य को अलग अलग प्रक्रिया से, अलग अलग, आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब प्रमाण मीमांसा पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से हम वस्तु को जान सकते हैं। जगत जो हमारे ज्ञान से पूर्व विद्यमान है, जब हम उसको जान लिए वह तब भी वही है, जब नहीं जानते थे तब भी वही है, कुछ और जान लिया तब भी वही है। अर्थात मेरा ज्ञान वस्तु की सत्ता से बिल्कुल पृथक है, अलग अलग है। जो वस्तु होता नहीं वो हमारे कभी ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता। जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, बाह्य जगत में किसी खरगोश के सींग आज तक नहीं हुए, इसीलिए हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता खरगोश का सींग। कभी भी मिराज में पानी, वाटर नहीं होता, मृग तृष्णा में पानी नहीं होता, तो हमें दिखाई नहीं देता है पानी। तो जो वस्तु जगत में नहीं है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि वस्तु, चूंकि कोई हमारे ज्ञान का विषय बनता है, चूंकि ये मौस हमारे ज्ञान का विषय बनता है, इसीलिए मौस है। न्याय दर्शन कहता है ज्ञानाधीना वस्तु सिद्धि। जो विषय हमारे ज्ञान का बनता है, हमारे ज्ञान का जो विषय बनता है, उस वस्तु की सिद्धि करते हैं हम लोग, कहते हैं कि वस्तु है। अगर ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है मतलब वस्तु नहीं है। आकाश कुसुम हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता तो वस्तु नहीं है। पेन हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है इसलिए वस्तु है। ये न्याय दर्शन का मानना है। अब ये कहता है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है ये हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है। जो वस्तु हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है वो है ही नहीं। इसका मतलब संसार में जो है, इस विश्व में जो है, वह सब हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है। कोई भी काल्पनिक वस्तु नहीं है। हमने स्काई में जो है फ्लावर की कल्पना जो की, स्काई फ्लावर की कल्पना तो की, लेकिन ये स्काई फ्लावर कभी भी हमारे नॉलेज में नहीं आता, ये यहां नहीं आता, इसीलिए वस्तु बाहर नहीं है। अगर ये हमारे ज्ञान में आ जाता तो ये वस्तु हो जाती, लेकिन स्काई फ्लावर बाहर नहीं है, इसलिए मुझे कभी उसका ज्ञान होता ही नहीं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जगत पदार्थ है। संपूर्ण जगत पदार्थ है, वह काल्पनिक वस्तु नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है, सत्ता है, सत्य है, एग्जिस्ट करता है। इसीलिए सत्य क्या है, सत्य को परिभाषित कैसे किया जाए, सत्य किसे कहते हैं? तो न्याय दर्शन कहता है कि पदार्थ जो इसका न्याय दर्शन है वो सत्य है। कहता सत्य, सत्य
सत्य क्या है? तो कहता है जो ज्ञान से प्रकाशित किया जा सके, जो ज्ञान से प्रकाशित किया जा सके। भाई अगर मैंने अभी कहा कि वस्तु होगा तो उसका ज्ञान भी होगा। जब इस वस्तु का मुझे ज्ञान हो गया, इस ज्ञान ने क्या किया? इस वस्तु को प्रकाशित किया। ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करती है। भाई जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ था तब तक मैं सब इस विषय को नहीं जानता था। इसको जान लिया तो उसका ज्ञान मुझे हो गया। अर्थात ये ज्ञान क्या किया? उसको प्रकाशित किया, उद्भासित किया। सत्य क्या है? जो ज्ञान से प्रकाशित किया जा सके। सत्ता क्या है? जो ज्ञान से प्रकाशित होती है। जो ज्ञान से प्रकाशित जिसे कर सकते हो सत्ता है। सत्ता को हम रच नहीं सकते, सत्ता को रचा नहीं जा सकता। मेंटल कंस्ट्रक्शन नहीं है सत्ता। हम सोच लें कुछ भी और जगत में मिल जाए, ऐसा नहीं है। हम तो सोचते हैं कि आकाश में गुलाब निकले। हमने कल्पना कर ली आकाश है, गुलाब है, दोनों के संबंध की कल्पना कर ली, लेकिन मेरी कल्पना से आकाश में गुलाब नहीं हो जाएगा। तो पदार्थ वह है, सत्ता वह है, सत्य वह है जो ज्ञान से प्रकाशित किया जा सके। जिसको हम जान सकते हैं वही वही सत्ता है। जिसको जाना जा सके वही सत्ता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि कहा पदार्थ, न्याय दर्शन ने कहा पदार्थ। एक मिनट क्षमा चाहूंगा सर, मैं क्लास ले रहा हूं सर, मैं कुछ दिन करूं सर्कल का। हाँ। कहा कि पदार्थ, पदार्थ क्या है? आपने देखा कि मैंने पहले बोला द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्तैव पदार्थ। वहां एक टर्म आया है पदार्थ। जब जब मैंने कहा जब तर्क संग्रह कहता है, जब तर्क संग्रह हम पढ़ेंगे तो कहता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य शेष समवाय अभावाः सप्तैव पदार्थ। लास्ट में कहता है पदार्था। पदार्थ, पदार्थ क्यों कहा? न्याय दर्शन ने पदार्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैं कहता वस्तु कह देता, पदार्थ क्यों कहा? पदार्थ शब्द कहने के पीछे उसकी एक संकल्पना है, उसके पीछे एक उनका भाव छिपा हुआ है। पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है पदस्य अर्थ। पदस्य अर्थ, पदस्य अर्थ, पद का मतलब लिंग्विस्टिक फॉर्म। लिंग्विस्टिक फॉर्म और अर्थ का मतलब रिफरेंस। देखिए हम जब भाषा बोलते हैं ना, भाषा में शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मतलब क म ल, ये ध्वनि है। क म ल ध्वनि है, लिंग्विस्टिक फॉर्म है। लेकिन कमल जो है, इससे कोई वस्तु आगे दिखाई दे रहा है, कोई जगत में कोई कुछ दिखाई दे रहा है। जब मैं बोलता हूं क म ल, मैं बोलता हूं पे ना, तो मैं तो लिंग्विस्टिक टर्म बोला, उच्चारण किया, लेकिन आपको जगत की वस्तु का ज्ञान हो गया। कैसे? तो कहता है पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि जो लिंग्विस्टिक टर्म, लिंग्विस्टिक टर्म जिसे बता सके। भाई ये मॉस है, ये माउस, ये जो लिंग्विस्टिक टर्म है माउस, ये माउस जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब यह होता है।
फिर मैं कलम कलम बोलता हूं, उसका मीनिंग ये होता है। तो कलम ये है लिंग्विस्टिक टर्म। कलम अल्फाबेट है, वर्ण है, ध्वनि है, इनको मिलाया मैंने, भाषा में मिलाया, कलम। और ये जो भाषा का फॉर्म है, भाषा का लैंग्वेज का फॉर्म है, ये लैंग्वेज जगत में एक वस्तु है, ये इसे बता रही है। लिंग्विस्टिक टर्म जिसे बता सके, जिसे कह सके, वह पदार्थ कहलाता है। पद का मतलब क्या है भाई? पद का मतलब है नाम, और अर्थ का मतलब है रूप, नाम रूप, फॉर्म एंड कंटेंट। फॉर्म एंड कंटेंट। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो कहा अर्थ जो विद्यमान है। जगत में बहुत सारे वस्तु है ना, सब दिखाई दे रहे हैं आपको, सब विद्यमान है, सब है, सबकी सत्ता है। जगत के सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, सबकी सत्ता है, सबका एग्जिस्टेंस है, सही वस्तु है। मैं देखता हूं मेरे आसपास, कलम है, लैपटॉप है, मोबाइल है, डस्टर है, चार्जर है, पेन है, कलम है, कॉपी है, ये सब वस्तु है ना। ये वस्तु है मतलब इन सभी वस्तुओं की एक सत्ता है, सभी वस्तु का एग्जिस्टेंस है। और इनके एग्जिस्टेंस को कौन बता रहा है? पेन की सत्ता तो है, कौन बता रहा है? पेन। ये भाषा बता रही है, पद बता रही है। तो जगत के जो अर्थ है, जगत की जो वस्तु है, जगत के अर्थ विद्यमान है, उसकी अपनी सत्ता है, लेकिन पदों के द्वारा वो कहा जा रहा है, पदों के द्वारा उनको बताया जा रहा है, इसीलिए पदार्थ कहलाते हैं। इसीलिए पदार्थ कहलाते हैं। भाई जो जगत है वो हमारे सामने नाम और रूप के रूप में प्रकाशित हो रहा है। ये जगत हमारे सामने क्या होता है? नाम और रूप, इन दो। ये जगत जो हमारे सामने है, पद और उसके अर्थ, इसके रूप में हमारे सामने हैं, इसीलिए ये क्या पदार्थ कहलाते हैं। मैं जिन वस्तु को भाषा के द्वारा बताया जा सके, जिसको भाषा के द्वारा कहा जा सके, वही पदार्थ सत्य है। जिसको भाषा के द्वारा नहीं कह सकते हैं, भाषा जिसे बता नहीं सकती है, उसे हम सत्य नहीं मानते हैं। देखिए, दिस इज द वर्ल्ड व्यू ऑफ न्यायिक। न्याय का ये, न्याय मतलब यथार्थवाद का ये दर्शन है। वो क्या कह रहा है? जो भाषा के द्वारा जिसको बताया जा सके, जगत की वस्तु जिसको हम जान सकते हैं और बता सकते हैं, वो पदार्थ है। लेकिन इसके विपरीत देखिए आप, वेदांत क्या कहता है, अद्वैत क्या कहता है? अवांग मनस गोचरः। वो कहता है अवांग मनस गोचरः। सत्य क्या है? ये क्या कहता है? ये कहता है सत्य क्या है? सत्य क्या है? जिसको भाषा के द्वारा बताया जा सके, जिसको भाषा बताया जा सके, जिसको भाषा के द्वारा बताया जा सके, जिसको जाना जा सके, जिसको जाना जा सके, जिसको जान सकते हैं, भाषा के द्वारा बता सकते हैं। वस्तु अगर है उसको हम जान सकते हैं, जान लिया तो भाषा में कह भी सकते हैं। लेकिन वेदांती कहता जी नहीं, सत्य क्या है? अवांग मनस गोचरः। वाणी, यानी वाणी मतलब भाषा, भाषा और मन दोनों से परे है। जो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, जो भाषा का विषय नहीं बन सकता। सत्य वह है जिसको भाषा में कहा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। सत्य वह है जिसको जाना नहीं जा सकता, ये कहता है वेदांती। अर्थात वेदांती मतलब आदर्शवादी दर्शन, प्रत्ययवादी दर्शन, प्रत्ययवादी दर्शन, जो प्रत्ययवादी है। लेकिन आदर्शवादी क्या कह सकता है? कहता है सत्य वह है जिसको जाना जा सकता है, जिसको भाषा में कहा जा सकता है। ये दोनों के बीच में कितना फर्क है, ये देखिए। वर्ल्ड व्यू ऑफ यथार्थवाद और प्रत्ययवाद। अब देखिए कि हमारे आसपास जितनी वस्तु है, अगर सभी वस्तुओं को जोड़ लें, सभी वस्तु को इकट्ठा कर लें, उसको टोटल कर लें,
तो ग्रांड टोटल जो होगा सबका, जो बिल्कुल सबको मिला जब देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। दुनिया के सारे पदार्थों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या होगा? जगत हो जाएगा। तो कहता है चूंकि दुनिया के सारे पदार्थों को मैंने क्या किया, दुनिया के सारे पदार्थों को मैं ला के सब जगह से इस बॉक्स में इकट्ठा कर दिया, सभी जगह से इकट्ठा कर दिया। तो चूंकि ये पदार्थ, और ये कैसा है? ये पदार्थ है। हमारे ज्ञान के माध्यम से क्या हो सकता है? हम इसको ये वर्ल्ड को जान सकते हैं। ये वर्ल्ड हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। इसीलिए क्या है, दुनिया के सारे पदार्थ को, दुनिया के सारे वस्तुओं को भी इकट्ठा कर दें अगर, तो क्या है भाई, हमने क्या देखा अभी, हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये चूंकि हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, तो ये हुआ ज्ञेय। क्या हुआ? ये ज्ञेय। और हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, इसको हम भाषा में कह भी सकते हैं। भाषा में कह सकते हैं, इसलिए क्या हुआ? अविधेय। अविधेय, इसे भाषा के द्वारा कहा जा सकता है। तो ग्रांड टोटल ऑफ रेफरेंस, वर्ल्ड की सभी सत्ता जो है, वर्ल्ड के सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर दें अगर हम, सभी पदार्थों को इकट्ठा कर दें, तो मैंने अभी बताया आपको, वर्ल्ड का कोई वस्तु है अगर है तो वो हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, उसको हम भाषा में कह सकते हैं। तो भाई दुनिया के सारे वस्तुओं को हम भाषा में कह सकते हैं, दुनिया के सारे वस्तुओं को हम जान सकते हैं। इसीलिए कहा पदार्थ क्या है, तो कहा अविधेयत्वम, अविधेयत्वम ज्ञेयत्वम पदार्थस्य सामान्य लक्षणम, पदार्थस्य सामान्य लक्षण। अविधेयत्व, पदार्थ क्या है? जो भाषा के द्वारा कहा जा सके। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये केवल न्याय फिलॉसफी के लिए, वेदांत में मत बोल दीजिएगा। वेदांत में सत्य को भाषा से नहीं कह सकते, लेकिन न्याय कहता है नहीं, अगर सत्य है, किसी वस्तु की सत्ता है, उसको हम जान भी सकते हैं और भाषा में कह भी सकते हैं। जिसको नहीं जान सकते वो नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। जिसको भाषा में नहीं कह सकते वो नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। इसलिए न्याय फिलॉसफी कहता है जिसको हम जान सकते हैं और भाषा में कह सकते हैं, वही जो है, वही क्या है? वही पदार्थ है। देखिए स्काई फ्लावर, स्काई फ्लावर, स्काई फ्लावर को हम कभी नहीं जान सकते। ये हमारे ज्ञान का विषय, किसी के ज्ञान का विषय बना है क्या आज तक? आकाश में फूल किसी ज्ञान का विषय बना है? आकाश में फूल किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, इसीलिए वह ज्ञेय नहीं है, इसीलिए अविधेय भी नहीं है, इसीलिए पदार्थ भी नहीं है। तो भाई आपके मन में आएगा कि जगत के सारे पदार्थों को तो हम नहीं जान सकते। कहता जी नहीं, हम तो नहीं जान सकते, लेकिन बाद में बात बताऊंगा डिटेल में आपको। कहता ईश्वर सबको जान सकता है। ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, और हम क्या है? मनुष्य जो है वो अल्पज्ञ है, ये सर्वज्ञ है। भाई अगर जो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता, इसके ज्ञान का विषय बन जाएगा, लेकिन वो ज्ञान का विषय जरूर बनेगा। अगर वस्तु है, उस वस्तु की सत्ता अगर होगी, तो किसी न किसी के ज्ञान का विषय वो अवश्य ही बनेगा। अगर मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, ईश्वर के ज्ञान का विषय बनेगा। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो संपूर्ण जगत को जानता है, इसीलिए संपूर्ण जगत ईश्वर के ज्ञान का विषय है। भाई हम तो अल्पज्ञ हैं, हमें किसी खास सीमा, खास क्षेत्र, खास वस्तु का ज्ञान हो सकता है, इसलिए अल्पज्ञ है। ईश्वर जगत के सारे वस्तुओं को जान सकता है, जानता है, इसलिए सर्वज्ञ कहलाता है। तो ये जो जगत है, ये जगत जो है, जगत क्या हुआ? जगत हुआ एंटिटी, एंटिटी, पदार्थ। जगत का एक कॉमन नेम दिया गया, क्या? एंटिटी। एंटिटी मतलब पदार्थ। पदार्थ का मतलब समझ गया आप लोग? भाई जगत कैसा हुआ? जगत कैसा हुआ? तो जगत हुआ ज्ञेय। जगत कैसा हुआ? अविधेय। अविधेय। जगत को हम पदार्थ भी कहते हैं। और ये पदार्थ कितने हैं? तो क्या नाम गिना दिया, क्या क्या? पहला
द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, विशेष, समवाय, एंड पांचवा अभाव, सातवां अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। और लेकिन भाई हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मा व अरे द्रष्टव्य। आत्मा व अरे द्रष्टव्य। हम स्वयं को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, हम स्वयं को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और इस जगत को अगर हम देखेंगे तो इस जगत में 2 तरह की वस्तु है, आत्मा और माइनस आत्मा। इसको मैं अनात्मा कहता हूं, आत्मा और आत्म भिन्न, इसको मैं माइनस आत्मा कह दिया, आत्मा और आत्म भिन्न। तो कहता इसी जगत में, ये पूरा जगत है, इसी जगत में आत्मा भी है और आत्मा से भिन्न वस्तु भी है। मुझे अगर आत्मा को जानना है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मा हमारे द्रष्टव्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य आत्मा हमारे द्रष्टव्य, हमें इसको जानना है। कैसे जानेंगे? तो कहता है हमें अगर आत्मा को जानना है तो हमें अनात्मा को जानना पड़ेगा, और जब इसको हम जान लेंगे तो इससे भिन्न आत्मा है, इससे भिन्न आत्मा है। इसीलिए मुझे इस संपूर्ण जगत को जानना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण जगत में आत्मा भी है, अनात्मा भी है। अनात्मा को जान लेंगे तो अपने आप आत्मा को जान लेंगे। संपूर्ण जगत को जानने के लिए क्या करेंगे? संपूर्ण जगत क्या है? पदार्थ है। संपूर्ण जगत पदार्थ है, और इस पदार्थ को कैटेगरी किया 7 भागों में, ताकि संपूर्ण अगर सारे दुनिया के सभी वस्तु को मिला लें, उसको डिवाइड करें तो 7 ही होंगे। डिवीजन करेंगे तो 7 सेट बनेंगे। देयर आर 7 सेट्स, 7 सेट बनेंगे। कुछ द्रव्य होगा, कुछ गण होगा, कुछ कर्म होगा, कुछ सामान्य होगा। तो भाई इस जगत में आत्मा भी है, इसीलिए मुझे दोनों को जानना पड़ेगा। इसीलिए मुझे पदार्थ, संपूर्ण जगत को कहा इन पदार्थ। तो ये पदार्थ जो है, ये पदार्थ मैंने कहा कि ये जो अभाव है, अभाव अभाव एक निगेटिव एंटिटी है। ये कैसा है? निगेटिव एंटिटी है। और पदार्थ को देखेंगे तो ये भाव पॉजिटिव एंटिटी है। पॉजिटिव एंटिटी कितने हैं? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ताकि पूरे पदार्थ को हम देखें तो अभाव निगेटिव एंटिटी है और ये सब पॉजिटिव एंटिटी है। पॉजिटिव एंटिटी 6 है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव अभाव है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये सत है और ये सत है। जितना सत ये है, जितना इसकी सत्ता का महत्व है, जितना इसकी सत्ता है, उतनी सत्ता इसकी भी है। अभाव भी एक पदार्थ है और अभाव भी उतना ही सत है जितना ये पदार्थ सत है। ये बात कहता है न्याय वैशेषिक। इसको अब थोड़ा सा मैं इसको मूव करता हूं आगे, कि द्रव्य एक एक करके मैं चलूंगा कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है। एक मिनट क्षमा चाहता हूं। आप इसमें देखिए कि द्रव्य क्या है। सबसे पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या है? तो कहता क्या है कि आप जिस जगत को देखिए, इस जगत के सारे पदार्थ धर्म, धर्मी और संबंध इसी 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 फॉर्म में, इसी स्ट्रक्चर में। टेबल पे लैपटॉप, दोनों के बीच में रिलेशन। लैपटॉप
लैपटॉपनेस। तो कहता है कि जगत के सारे पदार्थ जो है ना, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी, कि जगत के सारे पदार्थ संबंध से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और द्रव्य जो है, पदार्थों में सबसे पहला क्या? द्रव्य। द्रव्य है, आधार है। द्रव्य आधार है। द्रव्य के बाद जितने भी है, गुण कर्म सामान्य, सब कहां रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य आधार है। द्रव्य आधार है, इसीलिए देखिए आगे हम पढ़ेंगे भी, द्रव्य आधार है तो द्रव्य में क्या रहते हैं? द्रव्य में क्या रहते हैं? गुण रहते हैं। द्रव्य आधार है, द्रव्य में क्या रहते हैं? गुण रहते हैं। और हमारे दर्शन में आगे देखिएगा, अब आत्मा को भी जो है, आत्मा को भी, आत्मन को भी माना गया द्रव्य। और आत्मन में ही, आत्मन द्रव्य में क्या रहते हैं? सुख, दुख, इच्छा, ज्ञान, ये सब आत्मा में रहते हैं। आत्मा द्रव्य है, द्रव्य आधार है, इसमें गुण रहते हैं। तो कहता है कि जगत चाहे बाहर का हो या अंतर का हो, हमारे अंदर क्या है? मन, आत्मा, अंतर जगत है। अगर द्रव्य देखेंगे हम, थोड़ा समय इसको चर्चा करूं, चूंकि डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, थोड़ा समय बचना चाह रहा था। द्रव्य 9 है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसमें देखिए, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल और दिक्, ये सब वाही जगत है, बाहर है। पृथ्वी बाहर, जल बाहर। लेकिन आत्मा और मन जो है अंतर जगत है मेरे लिए। मेरा आत्मा, मेरा मन मेरे लिए अंतर जगत है। तो जैसे पृथ्वी जो है आधार है गुणों का, ऐसे आत्मा भी गुणों का आधार है। पृथ्वी में गंध रहती है, आगे डिटेल में बताऊंगा। इतना केवल एक समझिए कि द्रव्य जो है ना, द्रव्य, द्रव्य गुण का आधार होता है। द्रव्य भाई, द्रव्य हमारा अंतर हो या बाह्य, सभी में कोई ना कोई गुण रहते हैं, कोई ना कोई गुण विद्यमान होते हैं। इसका मतलब कि जहां गुण और क्रिया, जहां गुण और क्रिया रहता है वो द्रव्य कहलाता है। जहां गुण और क्रिया रहे वो द्रव्य कहलाता है। परिभाषा दिया गया, क्रियावत्वम गुणवत्वम च द्रव्यत्वम सामान्य लक्षणम। क्रिया और गुण का जो आधार होता है, क्रिया और गुण जहां रहता है, देखिए ये पेन है ना, ये ब्लैक कलर का है, तो काला क्या है? गुण है। काला गुण कहां रह रहा है? पेन में रह रहा है। इसीलिए पेन हो गया, पेन क्या हो गया? पेन हो गया द्रव्य। और कृष्ण जो हो गया, कृष्णत्व, ये हो गया गुण। जो गुण का आधार यहाँ है। आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो इसकी बात करेंगे। इतना केवल ध्यान रखिए कि द्रव्य जो होता है गुण और क्रिया का आधार है, आश्रय होता है, इतना मान के चलिए। और देखिए, अभी मैं एक बार डिटेल में चलूंगा, अभी केवल एक बार मैं आपको कर रहा हूं ये। लेकिन इसी बात को देखिए, न्याय ने क्या कहा कि द्रव्य जो होता है वो गुण का आधार होता है, गुण का आश्रय होता है। भाई अगर गुण का आश्रय होगा तो इसका मतलब इसको स्थिर होना पड़ेगा, इसको स्थिर होना पड़ेगा। स्थिर नहीं होगा तो गुण कैसे टिकेगा इसके ऊपर? तो गुण इसमें है, द्रव्य में गुण है, मतलब द्रव्य को स्थिर होना पड़ेगा। लेकिन बौद्ध क्या कहता है? बौद्ध कहता है कि द्रव्य जो है ना, द्रव्य वो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, बदलते रहता है, मोमेंटरी है। एक क्षण के बाद द्रव्य बदल जाता है, दूसरा द्रव्य होता है, फिर एक क्षण के बाद तीसरा द्रव्य बन जाता है। द्रव्य चेंज होती रहता है। यहाँ स्थिर है, यहाँ एक प्रत्येक मोमेंट बदलते रहता है।
इसीलिए कहता क्या है कि गुण जो है ना, गुण द्रव्य में रहने वाली कोई बात ही नहीं है। यहां गुण द्रव्य में रह सकता है। इसीलिए बौद्ध जो है द्रव्यों की सत्ता को अस्वीकार करता है और न्याय द्रव्यों की सत्ता को कहता है कि द्रव्य की सत्ता है। ये बात कहता है। क्योंकि न्याय दर्शन को क्या करना है भाई? न्याय दर्शन को आत्मा को सिद्ध करना है ना। आत्मा द्रव्य है। अगर आत्मा को सिद्ध करना है तो न्याय दर्शन को आत्मा की नित्यता को सिद्ध करना है। आत्मा नित्य है, सिद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहता है दर्शन? कहता है गुण, गुण का आश्रय द्रव्य है। गुण अगर द्रव्य में रहेगा, द्रव्य का स्थिर होना पड़ेगा, आत्मा नित्य हो जाएगा। लेकिन ये बौद्ध जो है आत्मा को नित्य नहीं मान सकता, क्योंकि बौद्ध अगर आत्मा को नित्य, बौद्ध अगर द्रव्य को नित्य मान लेगा तो आत्मा को नित्य मानना पड़ जाएगा, जबकि इसके विरोध में है। इसीलिए द्रव्य की नित्यता को स्वीकार नहीं करता। तो ये मैं सामान्य दिखा रहा था। लेकिन न्याय दर्शन क्या करता है, या कोई दर्शन, शास्त्र की रचना कैसे होती है, शास्त्र की रचना कैसे की जाए? तो शास्त्र की रचना करने के लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप है उद्देश्य। किसी भी शास्त्र की रचना, शास्त्र में प्रवेश कैसे हो, तो कहा पहला क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य में क्या करते हैं? लिस्टिंग ऑफ टॉपिक। उद्देश्य में क्या करते हैं? लिस्टिंग ऑफ टॉपिक। क्या क्या चर्चा करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इशू है, क्या क्या हमारे चर्चा का विषय बनेगा, उसकी लिस्टिंग कर लेना। जैसे हमने देखा, न्याय दर्शन को जब देखेंगे तो पहला लाइन कहता है द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्तैव पदार्था। फिर कहता है पृथ्वी तेज वायवाकाश काल दिक आत्मा मनांसी नवैव। पहले क्या किया? कहा पदार्थ 7 नाम गिना दिया, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। फिर क्या किया? इसकी संख्या गिना दिया 9। पृथ्वी तेज वायवाकाश काल दिक आत्मा मनांसी नवैव। पृथ्वी, जल, तेज, गुण को भी गिना दिया। तो पहले क्या करता है दर्शन शास्त्र? उसको जो चर्चा क्या करता है? पदार्थ। तो जिस पदार्थ के अंतर 7 पदार्थ है, 7 का नाम गिना दिया। फिर पहला द्रव्य है, द्रव्य 9 है, 9 का नाम गिना दिया। फिर गुण है, 24 गुण का नाम गिना दिया। सबसे पहले क्या करता है कि जो चर्चा करनी है उन सबकी लिस्टिंग करता है। ये कहलाता है शास्त्रों में उद्देश्य। जब उसको लिस्टिंग कर लिया, तो लिस्टिंग करने के बाद क्या करता है? अब एक एक का लक्षण देना शुरू करता है। एक एक का लक्षण देना शुरू करता है। लक्षण, पदार्थ है, पहला द्रव्य में पहली पृथ्वी, तो देखिएगा फिर पृथ्वी का लक्षण देगा, फिर जल का लक्षण देगा, तेज का लक्षण देगा। तो पहले शास्त्र में प्रवेश, देखिए हमारे यहाँ बहुत ही सब टेक्निक है। पहले से तय है क्या करना है, कैसे चर्चा करनी है। तो पहले, सबसे पहले जितने विषय पर चर्चा करनी है उस सब को लिस्टिंग कर लिया, टॉपिक को लिस्टिंग कर लिया, वो कहला है उद्देश्य। और फिर एक एक टॉपिक का लक्षण देता है कि आप जान लीजिए क्या है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, अपने शास्त्र को देखिए जरा, तर्क संग्रह को देखिए। इसका भाई तर्क संग्रह का विषय वस्तु क्या है? जगत। तर्क संग्रह का विषय वस्तु क्या है? जगत। जगत क्या है? पदार्थ। तो अब पदार्थ चर्चा करनी है, इसकी लिस्टिंग कर ली पहले। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, लिस्टिंग कर ली। द्रव्य कितने हैं? गिना दिया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, लिस्टिंग कर दी। गुण कितने हैं? 24, गिना दिया। कर्म कितने हैं? 5।
गिना देगा, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि। सामान्य कितने हैं? एक। विशेष कितने हैं? अनंत। समवाय कितने हैं? एक। अभाव कितने हैं? चार। पहले गिना दिया। तो ये क्या किया, सबसे पहले लिस्टिंग कर लिया, इतने पदार्थों की मुझे चर्चा करनी है, इसीलिए क्या कहलाया? उद्देश्य। ये प्रक्रिया क्या कहलाया? उद्देश्य। ये कहलाया उद्देश्य। अब जब उद्देश्य समाप्त हो गया, तब एक एक को, द्रव्य पहला कौन है? पृथ्वी। कहेगा, लक्षण करेगा इसका, गंधवती पृथ्वी। फिर करेगा जल का लक्षण, फिर तेज का लक्षण, फिर वायु का लक्षण, आकाश का, सबका लक्षण कर देगा। इन सबको जब बता देगा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, तो द्रव्य अपने आप हो गया। फिर गुण के एक एक गुण का लक्षण करेगा, फिर कर्म का लक्षण करेगा, फिर सामान्य का लक्षण करेगा, फिर विशेष का, फिर समवाय का, फिर अभाव। तो पहले नाम गिना दिया, तो नाम गिनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाया उद्देश्य। फिर एक एक को डिफाइन कर दिया, लक्षण दे दिया, वो कहलाया लक्षण। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा स्टेप है परीक्षा, क्रिटिकली एग्जामिन करना। तो ये हमारे शास्त्रों के रचना का तरीका है। लेकिन तर्क संग्रह जो है, तर्क संग्रह उद्देश्य लक्षण तो करता है, परीक्षा नहीं करता। परीक्षा नहीं करता, केवल उद्देश्य और लक्षण करता है। जैसे देखिए क्या कहा कि द्रव्य क्या है? तो कहा द्रव्य आधार है। किसका आधार है? तो कहता है गुण और क्रिया का आधार है। द्रव्य आधार है। किसका आधार है? गुण और क्रिया का आधार है। लक्षण दे दिया, गुणवत्वम क्रियावत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। गुणवत्वम क्रियावत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। भाई सिंपल सी बात है ना, कि मान लीजिए गुण को उत्पन्न होना है, तो गुण को उत्पन्न होने के लिए कुछ तो चाहिए आधार। भाई आधार तो कुछ रहने चाहिए, इसमें गुण उत्पन्न होगा। तो गुण जो 24 है, ये 24 गुण हवा में उत्पन्न नहीं होते, ये न किसी आधार में उत्पन्न होते हैं। तो ये गुण, जिस भाई गुण कितने हैं? 24, और द्रव्य कितने हैं? 9। गुण है 24, द्रव्य है 9। तो भाई गुण कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं। तो गुण जहां उत्पन्न होता है वो द्रव्य कहलाता है। गुण 24 है, और 24 गुण किसी ना किसी द्रव्य में उत्पन्न होते हैं। भाई कोई आधार तो रहना चाहिए जिसमें गुण उत्पन्न हो, तो वह जो आधार है वो द्रव्य है। सभी 24 गुण द्रव्य पर ही आश्रित है, इसीलिए जहां गुण रहता है वो द्रव्य कहलाता है। हम कह सकते हैं द्रव्य की परिभाषा, गुण का जो आधार होता है, जहां गुण रहता है वो द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार सभी क्रिया का जो आश्रय है वह द्रव्य है। भाई जगत दो प्रकार का होता है, अंतर और बाह्य। अगर जगत को हम देखें, सॉरी एक मिनट, अगर जगत को हम देखें, जगत दो प्रकार का है, अंतर और बाह्य। बाह्य जो आत्मा और मन है, भाई द्रव्य को मैंने बताया ना, आत्मा और मन जो है आंतर जगत में, आपके अंतर है, आंतर जगत में है। और देखिए गुण जो है ना, गुण को जब देखेंगे आप, तो 16वां गुण है बुद्धि। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार, धर्म, अधर्म और संस्कार, धर्म, अधर्म और संस्कार। देखिए ये जितने भी गुण है ना, ये गुण कैसे गुण है? ये बाहर रहने वाले गुण नहीं है। भाई गंध जो है, गंध बाहर रहता है, रूप बाहर होता है, टेस्ट जो है जीभ से करते हैं, टेस्ट जो है वो बाहर रहता है। तो भाई कुछ गुण ऐसे हैं, इसको मैं ऐसे कह लूं, इसको मैं ऐसे कहूं कि द्रव्य जो है ना, द्रव्य दो प्रकार का होता है, आंतर और बाह्य। गुण कहाँ रहता है? गुण रहता है द्रव्य में। ये गुण भी दो प्रकार के होते हैं,
आंतर और बाह्य। जैसे देखिए ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, राग, द्वेष, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये जो 8 गुण हैं, ये आंतर है, आंतरिक गुण है। लेकिन ये जितना भी है, रूप, रस, स्पर्श, रूप रस गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, ये जितने भी हैं ये बाह्य हैं। और हमारे पास आंतर जो द्रव्य है 2 है, क्या क्या? आत्मा और मन। बाह्य द्रव्य कितने हैं? 7। क्या क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्। अब देखिए, मैंने अभी क्या बताया आपको? गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में रहता है। गुण द्रव्य में रहता है। ये गुण 2 प्रकार के हैं, आंतर द्रव्य, आंतर गुण और बाह्य गुण। द्रव्य भी 2 प्रकार का है, आंतर द्रव्य, बाह्य द्रव्य। तो सिंपल सी बात है कि आंतर जो गुण है वो आंतर द्रव्य में रहेगा और बाह्य जो गुण है वो बाह्य द्रव्य में रहेगा। बाह्य गुण बाह्य द्रव्य में रहेगा। तो अब हम देखिए द्रव्य गुण को, अगर अभी मैं चलूंगा डिटेल में, अभी द्रव्य गुण पे चलना है मुझे, अभी मैं केवल आपको प्रिसपोजिशन समझा रहा हूं कि भाई द्रव्य जो है वो गुण का आधार है। द्रव्य गुण और क्रिया का आधार है। अगर द्रव्य नहीं होगा तो गुण कहां उत्पन्न होंगे? द्रव्य नहीं रहेगा तो क्रिया कहां उत्पन्न होगी? तो क्रिया और द्रव्य जहां उत्पन्न होते हैं, क्रिया और द्रव्य का जो आधार, क्रिया और गुण का जो आधार है वो द्रव्य है। अब द्रव्य 9 है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। इन 9 द्रव्यों में आत्मा और मन आंतर द्रव्य है और 7 जो है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, ये बाह्य द्रव्य है। ऐसे गुण 24 हैं। तो 8 गुण जो है ये आंतर गुण है और 16 गुण जो है बाह्य गुण है। तो सिंपल सी बात है कि बाह्य गुण बाह्य द्रव्य में रहेंगे, आंतर गुण आंतर द्रव्य में रहेंगे। ये हो गया हमारा इसकी चर्चा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कल। आज इतना आप लोग केवल एक काम कीजिएगा, द्रव्य, गुण और कर्म, ये तर्क संग्रह की पुस्तक के नाम देख लीजिएगा कि कौन से द्रव्य कितने हैं, पदार्थ कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, ये देख लीजिएगा। फिर हम कल की क्लास में आगे बात करेंगे। तो आज इतना ही हम लोग बात कर पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कैसा आप लोगों को लगा ये बताइए। चंदन जी बहुत अच्छा आपने बताया। हम्म आपने जो बताया कि पहले परमाता प्रमेय जो है, इन चारों जो टर्म है उनको आपने समझाया और फिर पदार्थ के आपने लक्षण बताए, अविधेयतम, ज्ञेयतम, पदार्थ, सामान्य लक्षण। पुनः पदार्थ को आपने एक तरह से पूरा पहले खाका खींचने का प्रयास किया। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के सामने हम तर्क संग्रह का पहले पूरा का पूरा खाका बता दें कि हम उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्षण क्या है और क्या चाहता है तर्क संग्रह। अगर ये बच्चों को हो मिल जाए तो फिर आगे की चीज बच्चे भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई बताएंगे? संजीव भाई, दयाल सिंह कॉलेज में आप शिक्षक हैं, बहुत ही अग्रज कल्प है हमारे और बहुत कुछ इनसे मैंने सीखा है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और साक्षी इजी वे में आप बहुत अच्छा बताए। थैंक यू साक्षी। हाँ, आज का व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा चंदन जी। आपने जिस प्रकार से भूमिका बना